Hello everyone. So today I'll be starting chapter 4th, which is sorting materials into group of class 6 NCERT टेक्स्ट बुक. इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो कि डिफरेंट मटेरियल से बने हैं उनकी हम ग्रुपिंग करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, प्लेसिंग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज. So let's begin with this chapter. First, introduction. So first we are going to study what sorting is. So sorting is the method of organizing materials or object in a systematic manner. It can mean putting object in a logical order based on certain criteria. तो sorting का मतलब ये है कि हम कैसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो कि डिफरेंट मटेरियल से बने हैं उनको हम कैसे ग्रुप्स में प्लेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरियाज एंड प्रॉपर्टीज. It is done in a systematic manner. It can mean putting objects in a logical order based on certain criteria. Object around us. So basically objects are made up of one or more than one material. Objects एक से या एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलके बने हो सकते हैं. एक मटेरियल से कई तरीके के ऑब्जेक्ट बन सकते हैं एंड एक ऑब्जेक्ट में एक से ज़्यादा मटेरियल्स हो सकते हैं. सो अब हम ये पढ़ते हैं कि मटेरियल्स होते क्या हैं, व्हाट मटेरियल एक्चुअली इज़. सो बेसिकली मटेरियल्स का क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं. मटेरियल्स हैज़ टू ऑक्यूपाई स्पेस एंड मटेरियल शुड हैव मास. यानी मटेरियल वही चीज़ें होती हैं जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं एंड जिनका कुछ मास होता है. इट कुड बी नेग्लिजिबल बट इट कैन नेवर बी ज़ीरो. वो नेग्लिजिबल हो सकता है यानी बहुत कम से कम हो सकता है लेकिन वो ज़ीरो नहीं हो सकता. मटेरियल शुड ऑक्यूपाई मास. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टेबल है, आप इसके ऊपर एक पेन रख रहे हैं. अगर आप इसके ऊपर पेन रख रहे हैं और आपसे ये कहा जाता है कि आप इसको हटाए बिना यानी डिस्प्लेस किए बिना इसी प्लेस पे इसी जगह पे एक बॉल भी रखिए, तो इज़ इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप इस पेन को यहाँ से हटाए बिना उसके जगह पे कोई और चीज़, कोई और ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते, बिकॉज इट इज़ अ मटेरियल, इट ऑक्यूपाई स्पेस. तो इसीलिए हम उस जगह पे कुछ और नहीं रख सकते. सो मटेरियल शुड हैव टू प्रॉपर्टीज. इट शुड ऑक्यूपाई स्पेस एंड मटेरियल शुड हैव मास. इट कैन बी लेस बट इट कैन नेवर बी ज़ीरो. इट मास ऑफ अ मटेरियल कैन नेवर इक्वल टू ज़ीरो. कुछ होगा, कम होगा, लेकिन इट कैन नेवर बी ज़ीरो. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, मतलब मेटल्स की वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बेसिस पे उसकी ग्रुपिंग, प्लेसिंग या सॉर्टिंग होती है. वन बाय वन हम सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. आपके सिलेबस में आई गेस 5 प्रॉपर्टीज़ हैं. तो द फर्स्ट वन इज़ हार्डनेस ऑफ द मटेरियल. यानी मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. इट कैन बी हार्ड और इट कैन बी सॉफ्ट. अगर वो हार्ड है तो अगर आप मान लीजिए एक मटेरियल है, ये हार्ड है, इट इज़ अ प्लास्टिक बॉल. अगर आप इसको ऊपर से कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए इफ़ यू ट्राई टू कंप्रेस इट, इट विल ब्रेक डाउन. व्हाट विल हैपन? इट विल ब्रेक डाउन इनटू मैनी पीसेस, क्योंकि ये क्या है, हार्ड सब्सटेंस है. कभी भी आपने नोटिस किया होगा जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं वो ईजिली ब्रेकेबल होते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज इट हैज़ फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड साइज, एवरीथिंग इज फिक्स्ड अबाउट दैट. सो अगर आप इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, इट विल ब्रेक इनटू मैनी पीसेस. लेकिन मान लीजिए कि अगर आप एक रबर बॉल लेते हैं एंड उसको आप कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, इट विल नॉट ब्रेक. इट विल स्ट्रेच, it will change its shape, but it will not break easily. It can be breakable but it will not break easily as compared to that of plastic ball. So the materials which can be compressed and scratched easily are called soft materials, and while some other materials which is difficult to compress are called hard materials. So अब हमको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया. फॉर एग्जाम्पल कॉटन्स और स्पॉन्ज are soft materials, and while iron or so on the basis of appearance the materials are classified into luster material and non-lustrous material. So basically first we will know what luster actually means. Luster means shine. Yani chamak.
शाइनी सरफेस, यानी अगर उसके सरफेस पे क्या हो, चमक हो। तो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा मटेरियल है जिसका जो सरफेस है बहुत ज़्यादा शाइनी है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा चमक है, इट विल बी कंसिडर्ड एज लस्ट्रस मटेरियल। द मटेरियल if have a really shiny surface, it will be known as lustrous material. बट अगर कोई एक ऐसा हमें मटेरियल गिवन है जिसका सरफेस है बहुत डल अपीयरेंस है उसका, उसमें बिल्कुल भी शाइन नहीं है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन लस्ट्रस मटेरियल. So the material which have really shiny surface are named as lustrous material, but the material which do not have shiny surface is called non-lustrous material. Lustrous material has smooth surface which reflects the light, thus they appear to be shiny. Thus they appear to be shiny. सो लस्ट्रस मटेरियल का जो सरफेस होता है बहुत स्मूथ होता है. मान लीजिए हमारे पास एक कोई लस्ट्रस सरफेस है किसी भी मेटल का, मान लीजिए ये एल्यूमिनियम का सरफेस है, एकदम स्मूथ है. तो इफ़ अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन दिस काइंड ऑफ सरफेस, इट विल रिफ्लेक्ट बैक, एंड दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कॉज द मटेरियल टू अपीयर शाइनी. इसीलिए वो क्या अपीयर होता है, शाइनी अपीयर होता है. बट नॉन लस्ट्रस मटेरियल डू नॉट रिफ्लेक्ट द लाइट एंड हेंस दे डू नॉट अपीयर शाइनी. लेकिन मान लीजिए यहीं पे ये एक है क्या, नॉन लस्ट्रस मटेरियल का सरफेस है, इसमें अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होगी तो इट विल नॉट रिफ्लेक्ट बैक एफिशिएंटली, एंड ड्यू टू दिस the surface do not appear shiny. Due to the uneven surface of the material, the surface do not appear shiny. मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, एंड मोस्टली जो नॉन मेटल्स होते हैं नॉन लस्ट्रस होते हैं. लस्ट्रस मटेरियल के एग्जांपल क्या क्या हैं, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोई भी मेटल है वो क्या होगा, लस्ट्रस आएगा, लस्ट्रस मटेरियल में आएगा. इन नॉन मेटल मटेरियल्स जो कि नॉन लस्ट्रस हैं उसके एग्जांपल है आपका सिलिकॉन हो गया, कॉपर हो गया. तो ये किसके एग्जांपल है, नॉन लस्ट्रस मटेरियल के. लेकिन ऐसे दो नॉन मेटल्स हैं जो कि नॉन मेटल होते हुए भी लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करते हैं. इनका कौन कौन सा एग्जांपल है, डायमंड एंड आयोडीन. दे बोथ हैव रियली शाइनी सरफेस बट दे आर नॉन मेटल्स, बट दे आर कंसिडर्ड टू बी लस्ट्रस मटेरियल्स. तो ये था डिफरेंस नॉन लस्ट्रस मटेरियल और लस्ट्रस मटेरियल के बीच में. तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वुड, इनका बहुत डल सरफेस है, वुड का बहुत डल सरफेस है, तो ये क्या होगा, ये नॉन लस्ट्रस होंगे, ये नॉन लस्ट्रस होंगे. लेकिन यहीं पे आप देख लीजिए कि गोल्ड एंड सिल्वर है, दे बोथ हैव रियली शाइनी सरफेस, तो ये क्या होंगे, लस्ट्रस मटेरियल में आएंगे. नाउ द थर्ड क्राइटेरिया इज सॉल्युबिलिटी. The third criteria of sorting the material into groups is solubility. On the basis of solubility, the materials are grouped in two categories: soluble substances and insoluble substances. अब soluble और insoluble substances होते क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमने शुगर लिया है, शुगर को हमने बीकर में वाटर लिया, उसमें डाला, उसमें मिलाया, उसको अच्छे से स्टर किया. स्टर करने के बाद क्या हुआ कि ये शुगर है इस वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व हो गया, यानी अच्छे से घुल गया, और हमको एक ऐसा सोल्यूशन मिल गया जो कि एकदम यूनिफॉर्म है. उसमें हम शुगर को और वाटर पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते, एकदम मिला जुला सोल्यूशन है. आप मान लीजिए कभी नींबू पानी पीते हैं, तो क्या आप उसमें शुगर के पार्टिकल्स को और पानी को क्या अलग कर सकते हैं, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन होता है. शुगर वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है एंड इट फॉर्म्स अ यूनिफॉर्म सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर. तो शुगर किसका एग्जाम्पल हो गया, शुगर एग्जाम्पल हो गया सॉल्युबल सब्सटेंसेस का. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव टेकन इज ऑफ ऑलिव ऑयल. मान लीजिए किसी भी तरीके का तेल है, यहाँ पे हमने ऑलिव ऑयल ले लिया है. ऑलिव ऑयल को आप ले लीजिए, आप उसको वाटर में पोर कर दीजिए, आपने वाटर में उसको मिला दिया, वाटर में मिला दे तो एक लेयर बना लेगा, ऊपर पानी से एकदम अलग होगा, एक ऐसा सोल्यूशन फॉर्म करेगा जो कि बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं है, एक अनयूनिफॉर्म सोल्यूशन फॉर्म करेगा, जिसमें जो ऑयल फिल्म है वो अलग से दिखाई देगी और वाटर का जो लेयर है वो अलग दिखाई देगा. सो दिस काइंड ऑफ सब्सटेंसेज आर नोन एज insoluble substances. So the substances that dissolve in a liquid to form a uniform solution, for example sugar, salt, are soluble in water and hence they are known as soluble substances. And the substances that do not dissolve in water, for example sand, flour, are
all insoluble in water and hence considered to be insoluble substances. आपके बुक में दो ऐसे टेबल दिए हुए हैं जिसमें कि आपको ये बताना है कि कौन से जो सब्सटेंस है वो डिसअपियर हो जाएंगे वाटर में एंड कौन से नहीं होंगे. मतलब अगर वो डिसअपियर हो जाएंगे, मान लीजिए कि अगर वो एकदम पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएंगे, अगर वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएंगे तो वो क्या फॉर्म कर लेंगे, वो एक सॉल्युबल सब्सटेंस बन जाएंगे. मतलब अगर वो पूरी तरीके से वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे तो एक वो यूनिफॉर्म सोल्यूशन बना लेंगे. तो ऐसे कौन से मटेरियल होंगे, ऐसे मटेरियल होंगे. आपके बुक में दो टेबल दिए हुए हैं कि एक ये टेबल 1 एंड टेबल 2. इस टेबल में आपको ये बताना है कि ये जो जितने भी यहाँ पे सब्सटेंस दिए हैं, यानी जितने भी मटेरियल दिए हैं, वो वाटर में डिज़ोल्व करने पे डिसअपियर होते हैं कि नहीं होते हैं. अगर वो डिसअपियर हो जाएंगे तो वो कौन सा सोल्यूशन बनाएंगे, वो यूनिफॉर्म सोल्यूशन बनाएंगे. और वो सब्सटेंस कौन से होंगे, वो सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे, तभी तो वो डिसअपियर होंगे. तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है सॉल्ट का आपको एग्जांपल दिया है, दे डिसअपियर कम्प्लीटली इन वाटर. ये वाटर में क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, बिकॉज सॉल्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस. शुगर अभी हमने पीछे पढ़ा, शुगर इज़ ऑल्सो अ सॉल्युबल सब्सटेंस. तो ये भी क्या हो जाएगा, ईजिली डिसअपियर हो जाएगा, इट इज़ ऑल्सो अ सॉल्युबल सब्सटेंस. थर्ड इज सैंड. तो मान लीजिए आप एक बीकर लेते हैं, आप उसमें सैंड यानी रेत के पार्टिकल्स को आप उसमें डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं. क्या वो सॉल्युबल होगा? नो, इट विल नॉट बी सॉल्युबल. It will not disappear in water. It does not disappear in water and hence it is an insoluble substances. Now the fourth particle is chalk powder. So chalk powder को कभी भी आप करके देखिए, it is also an example of insoluble substance. तो ये भी क्या होगा, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा. It does not disappear. सॉडस्ट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये किसी वुड का होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स देखा होगा आपने, बहुत छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं. सो they are also insoluble substances and they do not disappear in water. Now the second table is about mixes well and does not mixes well. तो आपको यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया है, विनेगर दिया है. इट मिक्सेज वेल विद वाटर. विनेगर मतलब एसिटिक एसिड, इट मिक्सेज वेल विद वाटर, सो इट इज़ अ soluble substance. And the second is lemon juice. It also mixes well with water, so it is also a soluble substance. मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन ऑयल, मतलब कोई भी अगर ऑयल की, किसी भी ऑयल की बात की है, किसी भी ऑयल, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, रिफाइंड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, दे आर ऑल इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हैंस दे डू नॉट मिक्सेस वेल विद वाटर. सो ये थर्ड क्राइटेरिया आपका यहीं ख़त्म होता है. Now we are moving to the fourth criteria is about if the object is floating on water or it will sink in water. मान लीजिए आप कोई पॉन्ड है, इसमें आप एक सिक्का डाल रहे हैं, एक कॉइन डाल रहे हैं, तो कॉइन क्या होगा, कॉइन सिंक कर जाएगा, यानी उसमें डूब जाएगा, इट विल नॉट फ्लोट. लेकिन वहीं पे अगर आपने कोई एक पेपर बोट फेंक दी, या फिर मतलब कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस फेंक दिया जो कि कॉइन से हल्का है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे फ्लोट करेगा. यहाँ पे देख लीजिए आप, फ्लोट, मान लीजिए आपने बलून डाला, एक बलून क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, लेकिन यहीं आपने उसके दूसरी जगह आपने क्या किया, एक बॉल डाल दी, एक हैवी बॉल डाल दी है, तो वो क्या कर गया है, वो सिंक कर गया है. सो द ऑब्जेक्ट में फ्लोट और में सिंक. अगर उसका जो वेट है यानी उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, वाटर में सिंक हो जाएगा. लेकिन अगर उसका वेट बहुत कम है, उसकी डेंसिटी बहुत कम है वाटर एज कम्पेयर टू वाटर, इट विल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर. So the last criteria of sorting materials into group is transparency. So based on transparency, the materials are divided into 3 categories. First is transparent, second is translucent and third is opaque objects. So one by one हम पढ़ेंगे कि ये तीनों objects किस तरीके के होते हैं. So transparent materials are those materials which allow us to see through it. मतलब अगर इससे हम दूसरे साइड की चीज़ें देखेंगे तो हमको क्लियरली विजिबल होगी. एंड द ट्रांसलूसेंट मटेरियल आर दोज मटेरियल विच अलाउ अस टू सी ओनली द स्लाइट लाइटिंग्स. यानी
इसके दूसरे तरफ की चीज़ें हमें अच्छे से विजिबल नहीं होंगी लेकिन पार्शियली विजिबल होंगी, बहुत अच्छे से विजिबल नहीं होंगी। एंड द opaque objects are those materials which do not allow us to see through it, मतलब दूसरे तरफ की चीज़ें इसमें हमें बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। तो वन बाय वन हम सबके डेफिनेशंस देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स दैट अलाउ द एंटायर लाइट टू पास थ्रू इट, एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एसेट्रा। एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल आर दोज मटेरियल्स दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू इट, जिसकी वजह से हमको पार्शियली चीज़ें ही दिखाई देती है, पूरे तरीके से क्लियरली विजिबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल बटर पेपर पे यहाँ आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट जो है इसके आर पार का वो बहुत ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं है, एंड हेंस इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट material. Now the third and the last type of material is opaque material. So the material which do not allow the light to pass through it at all are known as opaque material. For example, this wooden sheet के आर पार हम बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे, it is not see through, and hence it is an example of opaque material. Now we will compare three based on this diagram. So the first diagram shows that it is very see through. This type of mirror is very see through, and hence it is an example of transparent object or transparent material. It is an example of transparent material. In second case, the window is not really see through, and hence it is an example of translucent material. It is an example of translucent material. And in third case, the mirror is not see through at all. The mirror is not see through at all, and hence it is an example of opaque material. Now I hope कि आपको तीनों के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया, and hence that is all for this chapter. I hope you understand the whole chapter. Thank you.